अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ हमेशा की तरह आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का व्लॉग बहुत ही धमाकेदार है क्योंकि ख़बरें ही कुछ ऐसी हैं, इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के व्लॉग की पहली ख़बर से। तो आज के व्लॉग में जो सबसे पहली न्यूज़ मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो आप लोगों ने थंबनेल पे भी देख ली होगी कि अमेरिकी सदर जो हैं वो इस वक्त सिसक के मरने की स्टेज पे पहुंच चुके हैं। शदीद कैंसर उनका जो है प्रोस्टेट का वो उनकी हड्डियों तक फैल गया है और अब कंडीशन ये है कि सिवाय मरने के अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है क्योंकि क्योरेबल नहीं है। अब ये वो वाली स्टेज आ चुकी है। इसकी जो तफसीलात हैं वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इससे ठीक कुछ दिन पहले मैंने आपको अपने एक ब्लॉग में बताया था कि इसराइल के भी जो सदर हैं जनाब नितिनयाहू की कंडीशन के बारे में भी मैंने आपको ये बताया था कि उनको भी प्रोस्टेट कैंसर जो है वो डायग्नोज हुआ था और उनका इलाज चल रहा था और नितिनयाहू जो है वो भी सिसक के मरने की स्टेज तक पहुंच गए हैं। वैसे तो इसराइल के अपने अंदर जो उनके अपने यहूदी हैं वो खुद नितिनयाहू से, जिसे पंजाबी में कहते हैं ना गोडे गोडे तंग आना, मतलब वो तंग पड़े हुए हैं। लेकिन एक अल्लाह की लाठी होती है ना, वो कब लग जाए और कब बच जाए उसका कोई पता नहीं होता। कभी अभी तक तो जो कुछ इन्होंने किया था, इनकी रस्सी जो है वह दराज हुई थी। लेकिन बहरहाल अब मैं आपको बताऊं कि पिछले दिनों जब ये बात मैं कर रही हूँ बाइडन के हवाले से, जो बाइडन को बेसिकली ये कैंसर जो है ये डायग्नोज हुआ है। और आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि जब इलेक्शन मुहिम चली थी और जब ट्रंप ने अभी जीतना था और इलेक्शन मुहिम के दौरान जो ट्रंप है उसने मजाक उड़ाया था जो बाइडन का कि जो बाइडन बहुत बूढ़े हो गए हैं। लेकिन वो जो ट्रंप की एक शान हुआ करती थी, वो ट्रंप का एक गोल्डन कलर का पफ होता था जिसकी वजह से ट्रंप जाने पहचाने जाते थे, वो ट्रंप भी अब पिछले 1-2 साल से बहुत ही ज़्यादा सेहत में गिरावट का शिकार है। वो ट्रंप अब ट्रंप नहीं लगते, वो ट्रंप ऐसे हैं जो अब कहीं पे भी बैठे हुए सो जाते हैं और उनकी हालत जो है वो ख़राब नज़र आती है। बहरहाल मैं आपको जो बाइडन के बारे में बता दूं कि इनका बेटा है जिसका नाम है जी हंटर बाइडन। हंटर बाइडन ने ये खबर खुद रिवील की है और उसने बताया कि उनके वालिद जो हैं वो कैंसर जैसी मूजी मर्ज के अंदर जो है वो मुब्तला हैं और वो बीमारी अब इस हद तक फैल चुकी है कि वो क्योरेबल नहीं है। उन्होंने कहा जज्बाती होते हुए कि कैंसर वाकई बड़ी मुश्किल बीमारी है और उन्हें इस तरह देखना बहुत ही अफसोसनाक नज़र आ रहा है। उन्होंने इंकशाफ किया कि कैंसर जो है वो उनकी हड्डियों तक के अंदर सरायत कर चुका है, जिस्म के मज़ीद हिस्सों तक फैल चुका है और उसके असरात जो हैं वो हड्डियों को खोखला कर चुके हैं। बड़ी ही तकलीफ दे और इंतहाई कमज़ोर कर देने वाली ये जो बीमारी है इससे वो परेशान है। और उनका कहना था कि उनके वालिद जो हैं उनके ख़ानदान का मरकज़ हैं, वो बेहतरीन वालिद और शौहर रहे हैं और वो बेहतरीन दादा भी हैं। लेकिन इस वक्त अपने वालिद की सेहत के बारे में उन्होंने कहा कि मैं कहता हूँ कि काश वो इस हवाले से ज़्यादा बात करें, लेकिन वो अपनी बीमारी के बारे में ज़्यादा शिकायत नहीं करते। और जो बाइडन जो हैं आप लोग जानते हैं कि उन्होंने अपने मनसब से सुबकदोशी जो है वो 4 महीने से भी कम अरसे के बाद मई 2025 में जो है वो कर ली थी और उसमें इंकशाफ किया था कि उनको प्रोस्टेट कैंसर हुआ था। लेकिन अब वो कैंसर फैल के यहाँ तक पहुँच चुका है। और जो इसराइल के नेतन्याहू हैं उनका तो आपको पता ही है, मैंने बता चुकी हूँ कि नेतन्याहू की तो वैसे भी अल्लाह माफ़ करे कि मौत जो है ना वो बड़ी दर्दनाक होने वाली है। अब मैं आपको मुबारकबाद दे दूँ क्योंकि मैंने 2 दिन के बाद व्लॉग की रिकॉर्डिंग की है। तो आप लोगों को मैंने बहुत अरसा पहले से जो ये खबरें बताई हुई थी कि पाकिस्तान का जो मुआहदा हुआ था सऊदी अरब के साथ, उसके ऊपर बाकायदा दस्तखत हो गए और वो जो एक ट्रायंगल बन गया। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी देने वाली हूँ क्योंकि उसको सुनने के बाद आप बहैसियत पाकिस्तानी दुनिया में अगर कहीं पे भी बैठे हैं आप इंतहाई खुश हो जाएंगे। लेकिन जो दुश्मन है अगर वो मुझे सुन रहे हैं तो इस वक्त ना उनकी उम्मीदों पे तो पानी फिरेगा, बल्कि पानी नहीं फिरेगा सैलाब आ जाएगा। सैलाब नहीं आएगा बल्कि उनकी हालत गैर हो जाएगी। इसलिए ज़रा अपनी ज़िम्मेदारी पर आपने ये खबर सुननी है कि इस वक्त इंडियन मीडिया रो रहा है, पीट रहा है। इसराइल के अंदर जो है वो इस वक्त मातम कुनाह है वो लोग। अफ़गानिस्तान में भी कुछ हद तक जो लोग हैं वो बड़े परेशान है कि पाकिस्तान ने डिफेंस मुआहदा कर लिया है सऊदी अरब के साथ और टर्की के साथ, क्योंकि टर्की के पास टेक्नोलॉजी है और सऊदी अरब के पास तेल है, उनके पास वसाइल हैं और पाकिस्तान के पास मैन पावर है, हमारे पास अज़्म है, हमारे पास ईमान है। और सबसे बड़ी बात यह कि उन दोनों मुल्कों के पास क्या है, हमारा न्यूक्लियर पार है। तो अब इस चीज़ को देखते हुए ये सब लोग परेशान तो हो रहे हैं। और इसराइल और भारत का जो गठजोड़ है वो तो बहुत अरसा पहले से मैंने आपको बताया था बेनकाब हो चुका हुआ। यहाँ तक कि ईरान पे हमला करने से पहले भी
पाकिस्तान ने ईरान की आंखें खोली थी कि किस तरह से इसराइल और इंडिया मिलकर ये सब कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, और हर तरफ जो सोग मचा हुआ है कि इसमें 3 ममालिक शामिल हो गए हैं। मतलब पाकिस्तान शामिल हो गया है इसमें, जो है वो सऊदी अरब शामिल हो गया, टर्की शामिल हो गया। अब मैं आपको, जो दिल पे हाथ रख के दुश्मन है ना, वो ज़रा ये खबर सुने कि इसके अंदर कम अज़ कम भी 6 इस्लामी ममालिक जो हैं वो पहले से शामिल थे, लेकिन अनाउंस अभी इस वक्त सिर्फ 3 किए जा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि हांडी में आपने नमक जो है वो चुटकी चुटकी करके डालना, या इकट्ठा ही आपने 1-2 चम्मच डाल देना। तो इस वक्त पाकिस्तान को पता था कि इसके ऊपर क्या रिएक्शन आ सकता है, इसीलिए सिर्फ 3 ममालिक का आपको जो है वो बताया गया। इसमें 3 ममालिक आप देखेंगे बहुत जल्द शामिल होने वाले हैं। इसमें आप कुवैत मिस्र को भी देखेंगे, हो सकता है इसमें ओमान भी शामिल हो जाए। और इसमें आप देखेंगे कि ईरान वाले जो लोग हैं, जिनको ये डाउट था कि पता नहीं ईरान इसमें शामिल ना हो, पाकिस्तान ने ईरान को भी पेशकश कर दिया। आगे ईरान की मर्जी है वो इसमें शामिल होना चाहता है या नहीं होना चाहता। और बड़ी मज़ेदार बात यह है कि अब ये जो मुआहिदा हुआ है, इसके तहत ये बात डिसाइड की गई है। अब मैं आपको वो पॉइंट्स बता रही हूँ जो शायद किसी ने आपको ना बताए होंगे, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज 7 लाख के करीब है, लेकिन अब इन तीनों ममालिक की अफवाज को मिला के 31,18,000 से ज़ायद हमारे फ़ौजी जो हैं वो शुमार होंगे। इसमें फ़ाल फ़ौज और रिज़र्व फोर्स और पैरामिलिट्री अहलकार भी शामिल हैं। और अफरादी कुव्वत में पाकिस्तान जो है 17,10,000 अहलकारों के साथ सबसे आगे है, यानी 17 लाख हमारे फ़ौजी। और हमारे बहुत सारे फ़ौजी आपको पता है कि इस वक्त सऊदी अरब के अंदर भी तैनात हैं। तुर्की के पास 10,11,000 और सऊदी अरब के पास 3,97,000 अस्करी अहलकार मौजूद हैं, और ये सब मिला के 31 लाख से अबव बनते हैं। फ़िज़ाई और बहरी महाज के ऊपर जो है हमारी जो पोजीशन है, आपको पता ही है पाकिस्तान की कितनी मजबूत है। जिसको ना समझ आए उसको सिर्फ 60 कह दो, उसको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। और हमारी जो फ़िज़ाई अफवाज है उनके पास मजमूई तौर पे 3,415 जंगी तैयारे मौजूद हैं, जिनमें से पाकिस्तान के पास जो है वो 1,397, टर्की के पास 1,101 और सऊदी अरब के पास 917 तैयारे शामिल हैं। यानी कि अब अगर एक मुल्क के ऊपर हमला होगा तो वो तीनों ममालिक के ऊपर हमला तस्वुर होगा, और तीनों ममालिक से हमले जो हैं वो उस एक मुल्क के ऊपर किए जाएंगे। और इसी बात की वजह से भारत जो है उनको पिस्सू पड़े हुए हैं, क्योंकि भारत के अंदर इसराइल ने अपनी जड़ें बड़ी जमाई हुई हैं पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की। लेकिन अब उनको, इसराइल को पता लग गया कि जनाब अब 3 ममालिक मिल के हमला करेंगे तो हम इनका मुकाबला अब नहीं कर सकते। अब इसका नुकसान अमेरिका को क्या हो रहा है या इसराइल को क्या हो रहा है कि उसका रद्द अमल जो उसका उन्होंने दिया है वो ये दिया है कि वो ट्रंप जो इस बात को अब समझ चुके हैं कि जंगों में कुछ नहीं रखा, मज़ाकरात में बातचीत के हल के थ्रू जो है वो चीज़ों को हैंडल किया जाएगा। ट्रंप ने नेतन्याहू को जो 15 नकात पेश किए हैं जंगबंदी के लिए, ट्रंप ने जो 15 नकात पेश किए हैं उसको नेतन्याहू ने ठुकरा दिया, और नेतन्याहू ने कहा है कि ये 15 के 15 नकात जो है मैं इसको डिसोन करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं बता दूँ कि इस वक्त इसराइल के अंदर और भारत के अंदर जो पैनिक फैला हुआ है, और जो मैंने आपको बताया कि 15 नकात जो थे उनको डिसोन कर दिया, उन्होंने कहा जी हम नहीं इसको मानेंगे। इसमें जो सालिस थे, जो बीच में मीडिएटर्स थे, उन्होंने मुतालबा किया कि जनाब वो 15 नकात को माने, लेकिन नेतन्याहू उनको मानने के लिए अपनी बात से फिर चुके हैं। और अमरीकी सदर जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने इसराइल और हमास के दरमियान बेसिकली जंग बंदी के लिए 15 नकाती अमन मंसूबा पेश किया था, जिसमें उन्होंने हमास को गैर मुसल्लह करने की शर्त भी रखी थी। और हमास ने भी जनाब गज़ा से इसराइली फ़ौजियों के इनखला की सूरत में गैर मुसल्लह होने की शर्त रखी थी कि भाई आप निकल जाएं तो ठीक है, हम भी गैर मुसल्लह हो जाते हैं। लेकिन ट्रंप के मंसूबे के तहत गज़ा का जो इंतज़ाम है वो गैर जानिबदार जो सेटअप है उसके ज़रिए चलाना का प्लान था, और मुआहदे पे अमल दरामद का जायज़ा लेने के लिए पीस बोर्ड का क़याम भी इसमें शामिल था, ताकि गज़ा की बहाली और तामीर नौ जो है वो मुकम्मल हो सके। लेकिन इस पर अब मुकर गए हैं जनाब नेतन्याहू। अब ज़ाहिर बात है कि उन्होंने अपने तरीके से अपनी स्ट्रेटजीज़ बनानी है कि कैसे मुस्लिम उम्मा जो है उनको नुकसान पहुंचाना है या क्या कुछ करना है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन रखे। अब बात कर लेते हैं जी शर्जील मेमन की। शर्जील मेमन के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात जो हैं वो आ रहे थे। शर्जील मेमन का नाम जो है वो एक कत्ल केस में आ रहा था, आपने नाम सुना होगा, मीर रज़ा कत्ल केस। तो अब शर्जील मेमन जो है उनको इस चीज़ के ऊपर इतना शदीद गुस्सा आया है, उनकी फैमिली इस चीज़ को इतना सफ़र कर रही है कि फ़ाइनली उन्होंने अपने बेटे की किरदार कुशी के खिलाफ NCCIS से रजू कर लिया, और इसमें कुछ उन्होंने यूट्यूबर्स के नाम जो हैं वो भी मेंशन कर दिए हैं। आपको इसकी ज़रा तफसीलात बता दूं कि सीनियर वज़ीर हैं जी शर्जील मेमन, उन्होंने अपने बेटे जिसका नाम रावल मेमन है उसके खिलाफ सोशल मीडिया पर जो इस वक्त क्लेम्स चल रहे हैं, जो उनके बेटे के ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं
اس کے خلاف نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی سے جناب رجوع کیا ہے۔ شرجیل میمن کی جانب سے ان کے وکیل ایڈوکیٹ سیدہ ملائکہ نقوی جو ہیں وہ پیش ہوئی ہیں 9 اگست 2026 کو۔ کراچی زون کے ڈپٹی ڈائریکٹر کو باقاعدہ تحریری شکایت انہوں نے جمع کروائی ہے، اور شکایت میں انہوں نے نامعلوم افراد کے خلاف سوشل میڈیا اکاؤنٹس چلانے والے کچھ یوٹیوبرز کو مینشن کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میرے بیٹے کے اوپر غلط الزامات، سوشل میڈیا پہ ان کی جو بدنیتی پہ مبنی مواد جو ہے وہ اس کی تشہیر ہو رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس سے جو ہے وہ ہماری ساکھ کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس کے علاوہ شکایت میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ مذکورہ اکاؤنٹ سے ایک ملزم مبینہ کردار کشی کی جو مہم ہے اس کے تحت شرجیل انعام میمن جو ہے ان کے بیٹے کے خلاف یہ جو مواد ہے اس کو ختم کرایا جائے۔ اور اس میں انہوں نے جو کچھ پیجز بھی مینشن کیے ہیں فیس بک کے، اس میں مہاجر کمیونٹی، خانزادہ، اس کے علاوہ کراچی بیوٹی اور لشکر گروپ ہے جی، ان کے اکاؤنٹس کے نام جو ہے انہوں نے مینشن کیے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ سارے مل کے ان کے بیٹے کے خلاف جو ہے مہم چلا رہے ہیں، لہٰذا اب دیکھتے ہیں کہ اس میں NCCIA جو ہے وہ اپنا کیا کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور بڑی اہم خبر دے دوں، آپ لوگوں نے وہ خبر سنی ہوگی جس میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ PTI کے رہنما عبداللہ طاہر جو ہیں ان کا قتل ہو گیا تھا، اور اس کیس کے اندر اب اہم پیش رفت جو ہے وہ ہوئی ہے۔ اس میں ایک ٹک ٹاکر لڑکی کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ یہ ٹک ٹاکر لڑکی کیسے اس میں انوالو تھی، آپ کو تھوڑی سی تفصیلات بتاتی ہوں۔ عبداللہ طاہر کے قتل کیس میں اہم پیش رفت یہ سامنے آئی ہے کہ عبداللہ طاہر کے ڈرائیور کو مبینہ طور پہ ہنی ٹریپ کرنے والی ٹک ٹاکر لڑکی کو حراست میں لیا گیا ہے۔ ٹک ٹاکر لڑکی جو ہے اس سے ابتدائی تفتیش بھی کی گئی ہے، اس میں اس نے ڈرائیور کی لوکیشن شوٹرز کے ساتھ شیئر کرنے کا اعتراف کیا ہے، اور ملزمہ نے شوٹرز کو عبداللہ طاہر کی لوکیشن بھی فراہم کی تھی، یہ بھی اس نے بتایا ہے، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ ان کے ساتھ کوئی سیکیورٹی گارڈ بھی موجود نہیں تھا۔ پولیس نے ٹک ٹاکر کا موبائل فون قبضے میں لے کر فورانزک کے لیے جو ہے لیبارٹری بھجوا دیا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے فون سے، لڑکی کے فون سے بہت ساری تصاویر اور کال ریکارڈز بھی ڈیلیٹ کیے گئے تھے، لیکن فورنزک رپورٹ میں تمام جو ڈیٹا ہے وہ ریکور ہونے کا امکان ہے۔ اور عبداللہ طاہر کے قتل میں ملوث جو مبینہ شوٹرز ہیں ان کا تاحال وہ ابھی تک نہیں پکڑے گئے، لیکن لڑکی کے پکڑے جانے کی وجہ سے اور اس لڑکی کے فون سے بہت سارا ڈیٹا نکلنے سے یہ کیسز جو ہیں یہ سالو ہونے کی طرف جو ہیں وہ چل پڑے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے، دیکھیں کیسی کیسی چیزیں اللہ معاف کرے چل رہی ہیں۔ اب جو اگلی خبر میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے ذرا وہ ملاحظہ فرمائیں کہ بھائی PTI کے جو فالوورز ہیں نا وہ بیچارے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، اتنی غلط خبریں ان کے اکاؤنٹ سے پھیلائی جاتی ہیں کہ جو PTI کے سپورٹر ہیں، جو جنون عمران خان کو پسند کرنے والے لوگ ہیں، ان کو تو سمجھ ہی نہیں آتا ہوگا کہ ہم نے کس بات پہ یقین کرنا ہے، کس بات پہ یقین نہیں کرنا، صرف جھوٹ ہی جھوٹ بکتا ہے۔ اب ذرا یہ دیکھیں کہ جناب یہ پاکستان والی یہ ایک اکاؤنٹ ہے، اور یہ لکھ رہا ہے کہ بریکنگ نیوز، پشاور میں جلسے سے ایک دن پہلے یعنی کہ 4 اگست کی صبح کے وقت سہیل افریدی ہیلی کاپٹر کے ذریعے پشاور سے اسلام آباد میں KPK ہاؤس گئے، اور وہاں پہ DG ISI جو ہیں عاصم ملک اور محسن نقوی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں کیا بات ہوئی وہ پتہ نہیں ہو سکا، لیکن بہت ممکن ہے کہ جو بھی سہیل افریدی نے پشاور جلسے میں کہا وہ فوج کی طرف سے لکھ کر دیا گیا تھا، اور 27 سپٹمبر کو اسلام آباد کی طرف سے لانگ مارچ بھی فوج کے پلان کا حصہ تھا۔ اب بڑی مزیدار بات یہ ہے کہ جو بھی چیز ہے نا وہ فوج کے اوپر ڈال لو، PTI کا بڑا زبردست قسم کا یہ پروپیگنڈا یہ چل رہا ہے۔ اب جناب آپ کو پتہ ہے کہ ان کا یہ جو لانگ مارچ اور یہ سب کچھ ہے یہ فلاپ ہو گیا، سڑکوں پہ یہ لوگوں کو نکالنے میں ناکام رہے، اور PTI کی جو پروپیگنڈا مشینری ہے انہوں نے پھر ان پیجز کو کہا کہ آپ الٹی سیدھی کہانیاں جو ہیں وہ آ کر لکھیں۔ سازشی بیانیہ آپ کو پتہ ہے ہر تھوڑے عرصے کے بعد یہ لوگ لانچ کرتے ہیں، جس میں خفیہ ملاقات، تو ہیلی کاپٹر، تو ISI، تو محسن نقوی، تو پتہ نہیں سہیل افریدی، تو کیا کیا کچھ، مگر ثبوت کی اگر آپ بات کریں تو ان کے پاس ایک بھی نہیں ہوتا۔ پھر ان اکاؤنٹس والے لوگوں کو جب گرفتار کیا جاتا ہے، وہ جیسے وہ صنم اور ایک وہ جو اس کی ایک بہن تھی، مجھے تو ان دونوں کے نام بھی بھول گئے ہیں، وہ بھی تو پروپیگنڈا مشینریز بنی ہوئی تھی نا، جب ان کو پکڑا جاتا ہے تو پھر یہ مظلوم بن جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ اور جاتے جاتے آپ کو ایک اور خبر دوں کہ آج کل آپ کو پتہ ہے مونسون اپنے عروج پہ ہے، اور اس وقت شجر کاری مہم جو ہے وہ بھی اپنے عروج پہ ہے، اور تھینک گاڈ کہ اس چیز کا خیال ہمارے ملک میں ہے، ادروائز جس طرح سے کلائمیٹ چینجز آ رہے ہیں ہمیں درختوں کی بہت اشد ضرورت ہے۔ DHA اسلام آباد کی مونسون شجر کاری مہم جو ہے اس کا آغاز ہو گیا، آئی ڈونٹ نو لاہور میں اس کا کیا حساب کتاب ہے، لیکن اس کے تحت تقریباً 50,000 مقامی اور پھلدار درخت اس میں لگائے جا رہے ہیں۔
ایک مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے خلاف بھی ایک پروپیگنڈا کیا گیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جناب اسلام آباد تو جب آپ انٹر ہوتے تھے تو وہاں درخت ہی درخت ہوتے تھے خوبصورت پھلوں اور پھولوں والے، اور پھر جناب گورنمنٹ نے وہ ختم کرا دیے، درخت اتار دیے، اسلام آباد اجاڑ دیا، جبکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ جو درخت اتارے گئے تھے وہ درخت تھے جو پولن الرجی پھیلانے کا سبب بنتے تھے، اور پھر اگر ان کو اتارا گیا ہے تو ان کی جگہ پہ کئی ہزار درخت لگائے جا رہے ہیں، اور یہ وہ والے درخت نہیں ہیں جو عمران خان کے دور میں جو ہے وہ اے آئی کے تھرو، وہ اس وقت فوٹو شاپ ہوتا تھا نا، فوٹو شاپ کر کے ایک پہاڑ آپ کو خالی دکھا کے اور پھر دکھایا جاتا تھا بیفور اینڈ آفٹر، اور آفٹر میں آپ کو ڈھیر سارے درخت جو ہیں وہ فوٹو شاپ کر کے دکھائے جاتے تھے۔ تو بہرحال یہ 50,000 مقامی جو درخت لگائے جا رہے ہیں، یہ پھلدار درخت لگائے جا رہے ہیں، یہ پھل دیں گے وہاں پہ، اور اس میں جو مہم ہے اس میں طلبہ و طالبات اور یونیورسٹی کے طلبہ، سول سوسائٹی کے نمائندے جو ہیں بھرپور انداز میں شرکت کر رہے ہیں، جو کہ اسکرین کے اوپر آپ کو نظر بھی آ رہا ہے، اور یہ جناب سرسبز پاکستان، صحت مند پاکستان اور محفوظ مستقبل کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور جتنے بھی لوگ ہیں نا جو مجھے سن رہے ہیں، میں سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ اپنے گھروں میں ضرور، اپنے گھر کے باہر یا چھوٹی سی بھی اگر آپ کو کوئی مٹی والی جگہ ملتی ہے تو درخت لگائیں، پودے لگائیں۔ جتنا ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کلائمیٹ کے لیے اتنا ہمیں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے۔ تو بہرحال جناب یہ تھا آج کا بلاگ، باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئی کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور مجھ سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔